मैं डॉक्टर अरुंधति शर्मा, सीएम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शोध प्रविधि, में इकाई 3 और इकाई 3 में जो चैप्टर है, अध्याय है प्रश्नावली, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो वास्तव में प्रश्नावली है क्या, तो इसकी व्याख्या हम करेंगे प्रश्नावली की कि ये है क्या। तो वास्तव में प्रश्नावली एक शोध प्रविधि है। शोधकर्ता अपने शोध में सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली नामक समुच्चय का प्रयोग करता है, और यह बहुत ही उपयुक्त प्रणाली है। और वास्तव में प्रश्नावली बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में, छोटे समूह भी हो सकते हैं, छोटे क्षेत्र भी हो सकते हैं, पर वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए विभिन्न क्षेत्र में निवास करने वाले या रहने वाले लोगों से जानकारी उपलब्ध कराने की प्रविधि है, जिसे प्रश्नावली कहते हैं। और वास्तव में यह एक मितव्ययी और सुलभ और अत्यंत उपयोगी प्रविधि है। और प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उत्तर देना होता है। इसमें एक उत्तरदाता का होना ज़रूरी है जो शिक्षित हो और जो प्रश्नों की पदावली को समझे, प्रश्नों की व्याख्या को समझे, प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है ये उन्हें आना चाहिए। और वास्तव में ये सत्ता या शक्ति में बैठे हुए लोग, जो शक्तिशाली लोग हैं या सत्ता के जो लोग हैं या उच्च पदस्थ लोग हैं, ऐसे लोगों के पास प्रश्नावली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर भी नहीं देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी निजता भंग होने का भय रहता है। वो ये तो बताएँगे कि वो कौन-सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी में किस चैनल में कौन-सा न्यूज़ उन्होंने देखा या कौन-सा प्रोग्राम उनको पसंद है, परंतु वो ये नहीं बताएँगे कि जिसमें कि उनकी निजता भंग हो या उनके राजनीतिक हित या राजनीतिक स्वार्थ टकरा रहे हों। इस प्रकार से प्रश्नावली वास्तव में एक सामान्य वर्ग, जो शिक्षित होते हैं, उन तक ही भेजा जाता है। और इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली ऐसी विधि है कि जिसे डाक के द्वारा भेजा जाता है, और अ, उत्तरदाता डाक के माध्यम से ही उत्तर देने के बाद उसे शोधकर्ता के पास वापस करता है। और कुछ विद्वानों ने अपने ढंग से इसको परिभाषित भी किया है। वास्तव में यह एक बहुत ही सरलतम विधि है। इसमें कम खर्च आता है, और उत्तरदाता को भी अपने उत्तर को देने में काफ़ी सुविधा होती है। तो इसको परिभाषित करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा, जैसे कि लुंडबर्ग ने कहा है कि यह एक ऐसा समुच्चय है जो शिक्षित व्यक्तियों के पास ही इसका प्रयोग किया जाता है। पोप के अनुसार पोप ने ये कहा है कि प्रश्नावली वह समुच्चय है जो कि शोधकर्ता के बिना उत्तरदाता को जिसमें उत्तर देना होता है। आगे जाकर इसकी व्याख्या में विल्सन ली ने किया है कि प्रश्नावली एक अत्यंत सुलभ प्रणाली है, जो कम खर्च में और जिसमें कि उत्तरदाता अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने प्रतिक्रियाओं के अनुसार, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। और इस प्रकार से प्रश्नावली की व्याख्या हम कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे प्रश्नावली के प्रकार। तो प्रश्नावली के प्रकार में पहला प्रकार है संरचित प्रश्नावली के प्रकार। तो पहला प्रकार है संरचित प्रश्नावली। तो शोध प्रारंभ होने के पहले यह प्रश्नावली को तैयार किया जाता है। इसमें बाद में कोई फेरबदल नहीं किया जाता। अगर कोई और विस्तृत या बड़ा
सूचना अगर प्राप्त करना होता है तो इसमें आगे और प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं बिना फेरबदल किए बिना। और चूँकि प्रश्न इसमें समान होते हैं उत्तरदाताओं के लिए, सभी उत्तरदाताओं को एक जैसा ही उत्तर देना होता है। इस कारण इसमें बहुत ही सटीक और प्रमाणिक प्रश्न प्रामाणिक जो उत्तर मिलता है। और इस प्रकार से फैले हुए क्षेत्र इस प्रकार से विस्तृत फैले हुए क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है प्रश्नावली के, वह है असंरचित प्रश्नावली। तो वास्तव इसमें असंरचित प्रश्नावली में कुछ विषय या उप विषय दिए रहते हैं। वास्तव में इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता। कुछ विद्वानों का तो मत है कि असंरचित प्रश्नावली चूंकि उपयोग में नहीं आता तो वास्तव में इसे प्रश्नावली नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तीसरा जो बिंदु है प्रश्नावली के प्रकार में, वो है बंद या सीमित प्रश्नावली। बंद या सीमित प्रश्नावली का ये मतलब होता है कि प्रश्न के साथ में उत्तर के लिए विकल्प दिए रहते हैं, जैसे कि दल बदल रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो राजनीतिक दल के द्वारा, दूसरा संसद के द्वारा, तीसरा जनता की समझदारी के ऊपर, इस प्रकार का वो उसमें विकल्प दिए रहते हैं ABCD या 1 2 3 4। तो उसी में से उत्तरदाता को एक विकल्प चुनना रहता है, जिसे बंद या सीमित प्रश्नावली कहते हैं। और चूंकि उत्तर सामने दिया रहता है, उसके उत्तर का प्रश्न का विकल्प दिया रहता है उत्तर के रूप में, और किसी एक उत्तर में टिक मार्क लगाना होता है, एक निशान लगाना होता है, टिक मार्क जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार उत्तरदाता को उत्तर देने में काफ़ी सुविधा रहती है और उत्तर भी प्रामाणिक रहती है। आगे जो पॉइंट है खुली या असीमित प्रश्नावली। खुली या असीमित प्रश्नावली का मतलब ये है कि प्रश्न दिया रहता है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया रहता, और उत्तरदाता को अपने विचारों, अपने मनोवेगों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार ही उसका उत्तर देना होता है। वास्तव में खुली या असीमित प्रश्नावली में उत्तरदाता पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है कि वह उसमें किस प्रकार से उत्तर लिखे, उस प्रश्न का क्या उत्तर दे, उसको उसकी पूरी स्वतंत्रता रहती है। पूरा अपने विचारों का उपयोग करते हुए, अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं का उपयोग करते हुए, अपनी परिस्थितियों से जो प्रभाव उसको मिला रहता है, उसका उपयोग इसमें ये करता है। तो वास्तव में ये जो खुली असीमित प्रश्नावली है, ये उत्तम क्वालिटी की प्रश्नावली, उत्तम अच्छे स्तर की प्रश्नावली मानी जाती है। और आगे जो पॉइंट है चित्रमय प्रश्नावली। तो चित्रमय प्रश्नावली जैसे नाम से ही विदित है कि प्रश्न के साथ में प्रश्न से संबंधित और उत्तर पाने से संबंधित चित्र बना दिए जाते हैं, कुछ डायग्राम बना दिया जाता है, कुछ ऐसा इंडिकेशन संकेत दे दिया जाता है जिसमें कि उत्तरदाता को उत्तर देना रहता है। तो ये भी काफ़ी सरल प्रश्नावली है, और चित्र के माध्यम से, उस डायग्राम के माध्यम से या उस संकेत के माध्यम से उत्तरदाता उत्तर देता है, जिसके कारण कि उसके लिए उत्तर देना सरल हो जाता है। और ये भी एक अच्छे स्तर की प्रश्नावली मानी जाती है। और अंत में है प्रश्नावली के प्रकार में मिश्रित प्रश्नावली। तो कुछ प्रश्नावली ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ उसमें संरचित प्रश्नावली के तत्व पाए जाते हैं, कुछ बंद या असीमित प्रश्नावली के तत्व भी मिलते हैं, खुली या असीमित प्रश्नावली के भी कुछ गुण उसमें हमको मिलता है, और कुछ चित्रमय प्रश्नावली, जितने प्रश्नावली हमने अभी अध्ययन किए हैं उसका कुछ अंश मिश्रित प्रश्नावली में मिलता है, जिसको चूँकि सबका मिश्रण इसमें रहता है, सभी प्रश्नावली के कुछ-कुछ गुण या कुछ-कुछ विशेषताएँ उसमें मिली हुई रहती हैं, मिली-जुली रहती हैं, इस कारण उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। हालाँकि इस मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग शोधकर्ता बहुत कम रूप में करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रश्नावली के ये प्रकार होते हैं। आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो है प्रश्नावली की अनिवार्यताएँ। अनिवार्यताएँ क्यों है प्रश्नावली की? क्योंकि शोध प्रविधि में अपने शोध को सटीक बनाने के लिए प्रश्नावली
का प्रविधि का उपयोग किया जाता है और यह चूँकि अमूल्य अमूल्य प्रविधि ऐसे है कि ये कम खर्चीला है, कम समय में अच्छे उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं और शोधकर्ता को उन व्यक्तियों के पास अ, जाना नहीं पड़ता। इसमें श्रम कम खर्च होता है, खर्च भी कम खर्च होता है और कम समय लगता है और इस प्रकार से यह बहुत ही अनिवार्य उपयोगी प्रविधि है। इसकी अनिवार्यता तो ऐसे भी है कि इसको प्रश्नावली भेजते समय ये देखना चाहिए शोधकर्ता को कि शिक्षित व्यक्तियों के पास ही जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के पास में जाना चाहिए कि यानी ऐसे जो उत्तरदाता है, उनके उनका क्या रुचि है, क्या ज्ञान है, क्या उनका अ, इच्छा किस प्रकार का उत्तर देना वो सही समझते हैं। इस प्रकार से संतुलन बना के चलना चाहिए ताकि दाता को उत्तर देते समय उसको असहज महसूस ना हो और ये भी देखना अनिवार्य है कि प्रश्न सही होना चाहिए ताकि उत्तरदाता को वो प्रश्न समझ में आए, प्रश्न सही होना चाहिए और उसमें उसको उसकी रुचि हो और ये भी देखना चाहिए कि जिसके पास प्रश्न भेजा जा रहा है, तो उसके पास ज्ञान कितना है और वो उसका पठन-पाठन कितना है, उसका अध्ययन कितना है और वो प्राप्त साहित्य या प्राप्त जो भी समाचार पत्र हैं या जो भी साधन है, उसमें उसमें से वो किस किस प्रकार से उत्तर वो कौन से उत्तर को वो दे पाएगा। तो अब आगे हम अध्ययन करेंगे अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएँ। अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएँ हैं? तो प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें कि उत्तरदाता को उत्तर देने में रुचि हो और जिसमें कुछ ज्ञान की भी बातें हों। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि एक-दूसरे को पुष्ट करते हों। प्रश्न की लिखावट लिखावट या जो उसमें समझ है, वो स्पष्ट होने चाहिए और इस प्रकार से उसकी प्रकृति ऐसी हो कि जिसमें कि अभीष्ट सूचना उत्तरदाता दे सके और इस प्रकार कोई पक्षपात वाली बात नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी देश या किसी व्यवस्था पर कटाक्ष हो, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए और प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए कि ज़्यादा विस्तार ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हाँ और ना, सिर्फ़ हाँ और ना में उत्तर देने हों, ऐसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखना चाहिए। आगे जो हमें अध्ययन करना है वह प्रश्नावली का प्रयोग, कि प्रश्नावली का प्रयोग बहुत ही उचित माध्यम है शोधकर्ता के लिए, पर इसका प्रयोग किया कैसे जाना चाहिए? तो वास्तव में प्रश्नावली का प्रयोग भेजने के लिए शोधकर्ता को बहुत ही जल्दबाज़ी या हड़बड़ी नहीं करना चाहिए और उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी सफलता को उसका उसको छोटे समूह में उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि अ, उसमें जो संभावित दोष हैं, वो पता चल जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए कि छोटे से समूह में पहले उसको अपनाना चाहिए, ताकि उसके जो संभावित दोष हैं या उसमें जो कमियाँ हैं, वो पता चल जाए और किसी बड़े क्षेत्र में भेजने से पहले उसको ठीक कर लिया जाना चाहिए और इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और उसमें ये है कि प्रत्येक प्रश्नावली को भेजने के साथ में उसमें सहगामी पत्र भी होना चाहिए ताकि उसमें कुछ बातें उसमें लिखित होना चाहिए या उस जानकारी होना चाहिए कि प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न क्या है और उसमें उनका जो उत्तरदाता है, उनका नाम नहीं लिखने और उनका हस्ताक्षर नहीं करने के निवेदन होना चाहिए और उसके शोध का विषय क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और उनको किस प्रकार से उत्तर चाहिए, उनका किस प्रकार से जो उनका
जो प्रभाव है, उत्तर का प्रभाव किस प्रकार से उसमें परिलक्षित हो, इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। और उस पत्र के साथ में, उस प्रश्न के साथ में एक सहभागी पत्र होना चाहिए, उसके साथ में एक टिकट लगा हुआ जवाबी लिफ़ाफ़ा, ताकि उस लिफ़ाफ़ा में उत्तरदाता अपने उत्तर को भरकर शोधकर्ता को वापस कर सके, ये होना चाहिए। और प्रश्नावली के प्रयोग में इस बात को और ध्यान देना चाहिए कि उसका जो पेपर है वो मोटा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होना चाहिए, उसका टाइप या छपाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि उत्तरदाता उसको अच्छे से पढ़ सके, अध्ययन कर सके। अंत में प्रश्नावली को समझने के पश्चात उसका मूल्यांकन हम देखेंगे कि प्रश्नावली प्रविधि में क्या अच्छी बातें हैं, क्या कुछ कमियां हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली प्रविधि में एक अच्छी बात यह है कि शोधकर्ता को कम समय में बहुत सारे उत्तर उसके मिल जाते हैं शोध कार्य के लिए, और वो जहाँ रहता है वहीं उपस्थित हुए उसको अपने काम उसके बन जाते हैं। और उसको जाना नहीं पड़ता, बहुत विस्तृत फैले हुए क्षेत्र में, विशाल आकार वाले क्षेत्र में उसको जाने आने में जो पैसा लगता है, जो श्रम लगता है, जो समय लगता है, जो मेहनत लगती है, जो उसकी ऊर्जा लगती है, वो बच जाती है। और इस प्रकार से कम समय में उसको कम मेहनत में उसके शोध की जो सामग्री उसे प्राप्त हो जाती है। परंतु इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। कमियाँ ऐसे हैं, उत्तरदाता जो उत्तर देता है, तो उसमें कई बार उसकी वर्तनी वर्तनी यानी उसकी लेखनी लेखनी यानी हैंड राइटिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें वो कटा-फटा होता है, कई बार पेंसिल से लिखा या पेन से लिखा, या कई बार ऐसी हैंड राइटिंग उसकी लेखनी रहती है कि उसको समझने में मुश्किल होता है। कई बार प्रश्न की जो प्रकृति रहती है, तो वैसी प्रकृति उत्तरदाता नहीं दे पाता उसको उत्तर। तो प्रश्न की प्रकृति समझने में उत्तरदाता को समझ में नहीं आती है। तो वास्तव में जो शोधकर्ता को प्रश्न चाहिए था, उस प्रकृति का उत्तर नहीं मिलने से भी शोधकर्ता का काम पूर्ण नहीं होता है, जो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है प्रश्नावली रचने का। और इसमें ये भी है कि वास्तव में उत्तरदाता किस मूड से, किस उद्देश्य से उत्तर अपना भर रहा है, शोधकर्ता को प्रश्न का उत्तर लिख कर भेज रहा है। और ये भी है कि वास्तव में उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है, वो सटीक है, सही है, अ, या अनर्गल है, या झूठ है, या कुछ सही है, कुछ झूठ है, या कुछ छिपे हुए तथ्य हैं, ये समझ में नहीं आता। तो ये इसकी कमियाँ हैं। परंतु इन कमियों के बावजूद भी प्रश्नावली राजनीतिक शोध में शोधकर्ता के लिए एक सटीक प्रविधि है, सटीक समुच्चय है, जिसमें कि वो घर बैठे कम समय में, कम श्रम में और कम खर्चे में अपने शोध की सामग्री प्राप्त कर लेता है। और वास्तव में यह शोध प्रविधि की एक अनिवार्य प्रविधि